The session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor, and today we will follow IELTS 15 and IELTS 15 मैंने यहाँ पर और फिल्टर लगाया फुल टेस्ट के ऊपर। और हमारे पास आ गई IELTS एकेडमिक। हम IELTS एकेडमिक को भी फॉलो करते हैं और हम IELTS जनरल को भी फॉलो करते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ दिमागी डिफरेंस होता है कि मैं जनरल वाली हूँ, मैं एकेडमिक वाला हूँ। सर, रीडिंग के अंदर हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने देखा है आजकल, जबकि मेरे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं आती। असल में प्रॉब्लम जो है ना, आइल्स ऑन कंप्यूटर पे आ रही है। रीडिंग में हमारे मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आए 4-6 हफ्ते पढ़ने के बाद, बर्दाश्त नहीं है मुझे। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि देखो, प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करो, और पेपर से पहले मेरी इस एडवाइस को हर स्टूडेंट फॉलो करे। तुम्हारा पेपर है, फर्ज कर लो 10 दिसंबर को, फर्ज कर लो। अब तुम रोजाना रोजाना बिला नागा तुम रीडिंग लिसनिंग के टेस्ट दो। तुम्हें अपने अपनी आदत को मेंटेन करो। बच्चा नहीं कर रहा अपनी आदत को मेंटेन। वो हर बच्चे का पता है, रिव्यू एक ही आया हुआ है। 4-6 बच्चों के जो रिजल्ट्स खराब आए ना लिसनिंग और रीडिंग में, सब में घबरा गई। मुझसे वो आइल्स ऑन कंप्यूटर संभला ही नहीं। मैंने कहा क्या मतलब, तुम कोई बैल वैल बांध रहे थे, क्या कर रहे थे, संभला ही नहीं। एक बच्ची कह रहे थे मुझसे संभला ही नहीं। मतलब क्या नहीं संभला सर, वो इतना तेजी से निकल गया, मैं कहाँ लिखूं कैसे लिखूं समझ ही नहीं आया। या मतलब देखो, पार्ट 1 और पार्ट 4 की लिसनिंग में तो सिर्फ टाइप करना है। नोट कर लो मेरी बात, पार्ट 1 और पार्ट 4 में सिर्फ टाइप, कीबोर्ड का काम है, टाइप करना है। पार्ट 2 और पार्ट 3 में सिर्फ माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप और सेलेक्ट करना है। कीबोर्ड का कोई काम नहीं होता पार्ट 2 और पार्ट 3 में। इसी तरह से जब आप रीडिंग में आते हैं, तो रीडिंग में अब आप देखें, आपके पास आएंगी ब्लैंक्स। पहला सवाल आता है ब्लैंक्स। आपको इसमें टाइप करना है। मेरा आज पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है। मैं अपने रिव्यूज देखता हूँ स्टूडेंट्स के और फिर मैं गाइड कर रहा होता हूँ। ब्लैंक्स के अंदर आपको टाइप करना होता है। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में आपको ड्रैग और ड्रॉप भी नहीं करना, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन होता है वहां पर। ड्रॉप डाउन समझते हैं आप? क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शंस आ रहे होंगे। यहां तो आपको ऑप्शंस ABC नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर, देखें। ऐसा नहीं होता पेपर में। वहां पर आपको स्टेटमेंट सारे एक साथ होंगे और उसमें बीच में एक ड्रॉप डाउन होता है। बस आप ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लें। फिर सवाल क्या आता है? फिर आपके पास आता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन के सवाल के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग करें और ड्रॉप करें। आ गई बात समझ? फिर तीसरा सवाल आपके पास MCQs आता है। MCQs के अंदर आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। मैं सेलेक्ट करना है, या फिर मैं आपको कहूंगा सिर्फ क्लिक करना है। सेलेक्ट, और वो सेलेक्ट कैसे करेंगे? क्लिक। आप या तो A, B और C, हो सकता है D। तो बस सेलेक्ट कर लें ABC, आपको कुछ टाइप नहीं करना है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ हेडिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग के अंदर भी आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर MCQs का सिर्फ एकेडमिक के अंदर एक सवाल आता है, टू चॉइसेस। टू चॉइसेस। टू चॉइसेस के अंदर भी आपको क्या करना है? आपको सेलेक्ट और क्लिक करना है। मतलब आप सिर्फ टिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, टिक करेंगे। मैं या तो कहूंगा टिक करेंगे, और टिक भी किससे करेंगे? क्लिक कर दें, टिक हो जाए। कीबोर्ड का कोई काम नहीं है। फिर एक सवाल और भी आता है, लिस्ट ऑफ पीपल। लिस्ट ऑफ पीपल, किसने कौन सी बात कही, और जिसने जो बात कही है उस राइटर का आपके पास लेटर होता है। आप सिर्फ क्या करेंगे? आप सेलेक्ट करेंगे ABCD और बस क्लिक करेंगे। यानी कि देखो, रीडिंग के पूरे पेपर में सिर्फ ब्लैंक्स के अंदर तुम्हें टाइप करना है, बाकी तुम्हें सिर्फ या तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद तुम्हें क्लिक करना है, और कुछ नहीं करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप तुम्हें 2 जगह मिलेंगे। मैचिंग इंफॉर्मेशन में आप
ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। लिस्ट ऑफ हेडिंग में लाजमी तौर पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे, ठीक है ना। चल, अब आपने जब इन सारी बातों को समझ लिया कि आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मेरी अभी भी एक लिंक की तलाश जारी है, मैं ढूंढा नहीं, सच्ची बात ये है, मैं ढूंढूंगा और आपसे बिल्कुल रियल एग्जाम की जो सिमुलेशन है ना, वो आपसे मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स। और आप उसको एक दफा, दो दफा, तीन दफा उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, तो तुम्हें पेपर में किस तरह से रीडिंग और लिसनिंग के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। मैं उसका लिंक जरूर शेयर करूंगा, ब्रिटिश काउंसिल का। अच्छा, अब आपके पास, मैं आपके साथ 5 दिन कनेक्ट रहता हूं, और 5 दिन में आज पहला दिन है, मंडे का दिन ब्लैंक्स के नाम होता है, और ये सवाल आपको देता है 18 मार्क्स। और ट्यूसडे हम पढ़ते हैं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये सवाल भी तकरीबन आपको देता है 8 से 10 नंबर दे देता है। एकेडमिक वालों को 10-12 नंबर भी दे सकता है, जनरल वालों को 8 नंबर दे देता है, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। और वेडनेसडे को हमारा एक सवाल आता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन का जो सवाल है वो जनरल वालों को 7 से 8 नंबर देता है, लेकिन एकेडमिक वालों में ये सवाल कभी अकेला नहीं आता। जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, मैं इसके बार बार रिव्यूज कलेक्ट कर रहा हूँ, बेटा पेपर वही आया था, वैसे ही आया था बेटा, बता दो। तो वो सर बिल्कुल वही आ रहा है, ये 2 चॉइसेस और लिस्ट ऑफ पीपल, इनमें से कोई एक सवाल आएगा और ब्लैंक्स। ये हम वेडनेसडे को, यहां पर आप अपना रीडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 मुकम्मल कर लेते हैं। आपका जो पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में 3 तरह के सवाल आते हैं। अगर आप जनरल रीडिंग से हैं तो पार्ट 1 के अंदर आपको 3 सवाल नजर आएंगे। पेपर पैटर्न ऑन कंप्यूटर फिक्स हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया है। पार्ट 1 के अंदर 2 सवाल आपको नजर आते हैं, जनरल रीडिंग के अंदर ब्लैंक्स, माफ कीजिएगा, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और साथ में एक सवाल और यहां पर नजर आएगा मैचिंग इंफॉर्मेशन, और पार्ट 2 में ब्लैंक्स। पार्ट 3 में लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है ये। लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ लिस्ट ऑफ पीपल भी नजर आता है, लिस्ट ऑफ पीपल, और उसके बाद लिस्ट ऑफ पीपल के बाद लिस्ट ऑफ पीपल के बाद आपके पास यहाँ पर एमसीक्यूज भी दिखते हैं और ब्लैंक्स भी दिखते हैं। 3 सवाल दिखते हैं, किस्मत अच्छी हुई तो 2 दिखेंगे, खत्म। ये जनरल रीडिंग का पैटर्न है। जनरल रीडिंग, एकेडमिक रीडिंग का पैटर्न, अच्छी खुशखबरी है ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि फिक्स चल रहा है। मैंने अपने तकरीबन 15-16 स्टूडेंट से रिव्यूज ले चुका हूँ कि बेटा पेपर पैटर्न बता दो, फिक्स है। तो उनका कहना है जी सर वही पैटर्न है जो आपने गाइड कर दिया है, वही चल रहा है। ये एक आसान बात है, अच्छी बात है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और ब्लैंक्स आएंगी, ठीक है। यहां पर जो सवाल आएंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ मैंने आपको बताया अभी ऊपर 2 सवाल आपको यहां पर और दिखेंगे। वो कौन से सवाल हैं? ये वाले सवाल, 2 चॉइसेस, या तो लिस्ट ऑफ पीपल या ब्लैंक्स। कोई से 2 सवाल इसमें आएंगे। सर हो सकता है 2 आ जाए, 2 चॉइसेस और लिस्ट ऑफ पीपल, ऐसा हो सकता है, अभी आए हैं। हो सकता है 2 चॉइसेस और ब्लैंक्स, लिस्ट ऑफ पीपल और ब्लैंक्स। 4 नहीं आएंगे, 2 हैं, 2 ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आखिर में आता है लिस्ट, पार्ट 3 में लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ पीपल, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और देखा जाता है, यहाँ समरी ब्लैंक्स देखी जाती है। ये समरी ब्लैंक्स सिर्फ एकेडमिक में आती है। यहाँ पर एक सवाल और देखा जाता है जो नाम बदल कर आता है यस नो और नॉट गिवन। जो आप लोग जैसे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन होता है, ये यस नो और नॉट गिवन कर आता है। ये आपका एकेडमिक रीडिंग का पैटर्न है, इसको आप फोकस कर लीजिए। मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ये 3 चीजें पढ़ाता हूँ, और उसके बाद फिर मेरा थर्सडे को जो सवाल होता है वो एमसीक्यूज पर होता है, और फ्राइडे को मैं फोकस करता हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग को।
और इस तरह से आपकी रीडिंग मुकम्मल हो जाती है। चलिए, अब तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स के अंदर भी एक बात यहां पर नोट कर लीजिएगा, ब्लैंक्स के लिए मैं सिखाता हूं स्कैनिंग। स्कैनिंग सीखेंगे आज, ठीक है ना। कल हम, और स्कैनिंग के लिए हमें थॉरो रीडिंग की जरूरत नहीं होती है। फिर क्या करते हैं सर, आइए लाइव एंड एक्सक्लूसिव इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और अपने पास नोट कर लीजिएगा। अब स्कैनिंग कैसे की जाती है, आप देखें, आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जनरल रीडिंग से हैं तो आप पार्ट 2 में चले जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर सिर्फ आपको ब्लैंक्स नजर आते हैं, ये आपके सामने ब्लैंक्स हैं। हम करेंगे स्कैन। लिखा हुआ है ओवर हाफ ऑफ द फॉल्स आर फ्रॉम लेस देन। हमें लेस देन चाहिए, हमें ओवर हाफ चाहिए, और हमें अगर 24 मिलियन पे नजर पड़ जाए तो हमें ये बात पता चल जाएगी कि जवाब इससे पहले है। तो हमारी नजर 24 मिलियन पे पड़ गई। और उससे पहले हमारी लेडर्स एंड रूफ्स पे भी अगर नजर पड़ जाए, जी सर। देखो ये स्कैनिंग स्टाइल होता है, पर पैराग्राफ को पढ़ते नहीं है सर। जब सर ब्लैंक सॉल्व करते हैं तो पैराग्राफ को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। बस सर ने देखा लेडर्स एंड रूफ्स 24 मिलियन, और ऊपर लिखा था ओवर हाफ। तो देखो अब अपने पास पेपर निकाल लो, लिखना शुरू कर दो। वोकैबुलरी नोट करो, 50%, लेस देन, लेस देन, अंडर, लेस देन इज इक्वल टू अंडर। ऊपर कितने वर्ड्स लिखने की इजाजत दी गई है, नो मोर देन 3 वर्ड्स, 3 वर्ड्स से ज्यादा नहीं। तो तुमने जवाब क्या लिख दिया, लेस देन 3 मीटर्स। अगर तुमने अंडर 3 मीटर्स लिख दिया तुम्हारा जवाब गलत हो जाएगा। तो तुम्हें जवाब अब ये भी नहीं कि 3 वर्ड्स की जगह तुम 3 वर्ड्स ही टाइप करो, लेस देन 3 वर्ड्स, नो मोर देन 3 का मतलब है 3 से ज्यादा नहीं। 2 लिख लो, 1 लिख लो, 3 से ज्यादा नहीं। 3, तो जवाब 3 मीटर्स। अब 24 मिलियंस पे आप चले गए। 24 मिलियंस के बाद देखो यहां पर तुम्हें रीडिंग में ना ये बहुत हेल्प करेगा, प्रेपोजिशंस। तुम्हें, तुम्हारे पास एक छोटा सा पेन आ गया है, तुम जाओ देखो तुम्हें ऑन कहाँ मिल रहा है, जवाब बताओ। 24 मिलियन के बाद सिर्फ ऑन को सर्कल कर दो, ये मिल गया। महनील पहुंच गई, अम्मार भी पहुंच गया, बस बस मिल गया। अरे बस बेटा, अरे नहीं, अरे बस बेटा बस, कीचड़ा मचा दो तुम लोग। अब कीचड़ कर दो, चले, जज्बात भी हो जाती है हमारी कौम। चले, तो ये आपको मिल गया ऑन। आपने फौरन जैसे ऑन देखा आपका जवाब आ गया रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स। रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स। अब तीनों वर्ड्स आपने लिख दिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग साइट्स, पूरा 3 वर्ड्स की इजाजत है, लिख दो, बन रहा है। बस वहां देख लेना साइट्स पहले से ना लिखा हुआ, और फिर तुम भी लिख दो तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे देखो एक कॉमन सेंस, अब जरा बातों को समझना। लिखा हुआ है डैश द हैजर्ड, डैश द हैजर्ड। मुझे बताओ यहां पर मैं नाउन लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा या वर्ब लिखूंगा? नाउन लिखूंगा, सब्जेक्ट लिखूंगा या वर्ब लिखूंगा? सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। वर्ड। सर नाउन, नाउन नाउन। सब्जेक्ट। नाउन। किसी ने ने कहा सर सब्जेक्ट, नाउन। किसी ने कहा नाउन, सुन लिया मैंने। लेकिन अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं तो यहां पर आएगा वर्ब, यहां पर आएगा वर्ब। देखो ये बातें तुम्हें, ये ग्रामेटिकल क्लूज होते हैं कि जब तुम अपना जवाब लिखने जा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें यहां लिखना क्या है। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा। तो लिखा हुआ डैश द हैजर्ड, तो ऑब्वियसली कोई वर्ब आने वाला है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डैश द हैजर्ड। और फिर आगे लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, ये कंडीशनल सेंटेंस की टाइप आ रही है, इफ पॉसिबल। तो अब हम अगले पैराग्राफ में जा रहे हैं और हमें देखना है कि कहीं पर हमें कोई कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नजर आ रही है। तो लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। तो अब आप देखते हुए जाइए, आपको कहीं पर इफ पॉसिबल नजर आ रहा है? अगर आपको नजर आ रहा है दैट्स वेरी गुड। देखें, आपको अगले पैराग्राफ में नजर आ रहा है कोई कंडीशनल टाइप, इफ पॉसिबल? नहीं नजर आ रहा। अगले
में चले जाइए, नीचे it is possible. So should be. वेदर इट It is possible. का जुड़वा भाई, इफ का जुड़वा भाई अपने पास नोट कर लीजिएगा, इफ का जुड़वा भाई है वेदर, वेदर इज इक्वल टू इफ, फॉरन लिख लो अपने पास, वेदर इट इज पॉसिबल, इफ इट इज पॉसिबल। अब तुमने इस सेंटेंस को पढ़ा तो तुम्हारे पास पेन आ गया है, अपना जवाब को अंडरलाइन कर दो, डैश द हैजर्ड, डैश द हैजर्ड, हैजर्ड कहाँ लिखा हुआ है, डैश द हैजर्ड, ये लिखा हुआ है हैजर्ड, डैश द हैजर्ड। तो अब जवाब क्या लिखोगे, डैश द हैजर्ड। अब तुम्हारा जवाब होगा एलिमिनेट द हैजर्ड, एलिमिनेट द हैजर्ड, एलिमिनेट दिस हैजर्ड। यस रिया, एलिमिनेट दिस हैजर्ड, जो लिखता है हमें नजर आता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आगे चलिए, बस बस, हाँ भाई ये टिक लगा दिया करें, ये टिक अच्छा लगता है, वरना बहुत ज्यादा कीचड़ कर देते हैं आप लोग। अच्छा, अब हो गया एलिमिनेट द हैजर्ड। आपको ट्रिक देखो, पहले लिखने से पहले पता होना चाहिए यहाँ क्या आने वाला है, वर्ब आएगा, नाउन आएगा। फिर देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस वर्ड को तलाश करना है हमें, और तो हम फौरन इस वर्ड को तलाश करते हुए जा रहे हैं, ये मिल गया, ये मिल गया। अब कहते हैं प्रिवेंट अ फॉल बाय यूजिंग एज प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल स्कैफोल्डिंग, और इट मे बी पॉसिबल टू यूज, कहते हैं प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग, प्रिवेंट अ फॉल, प्रिवेंट वर्कर्स फ्रॉम फॉलिंग, इट मे बी पॉसिबल टू यूज द एग्जिस्टिंग स्कैफोल्डिंग एज एज प्रोटेक्शन, अगर ये मुमकिन ना हो देन यानी के और, या देन यानी के और, अगर ये मुमकिन ना हो तो फिर क्या, और तीन वर्ड्स लिखने की इजाजत आपको दी हुई है, टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म्स, आप तीनों वर्ड लिखेंगे। फिर फिर कहते हैं रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी बाय यूजिंग, रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इंजरी बाय यूजिंग, देखो इसी के अंदर जाओ, लाइकलीहुड, लाइकलीहुड मिल गया सर, रिड्यूस मिल गया सर, मिनिमाइज लिखो, मिनिमाइज इज इक्वल टू रिड्यूस। अब किस चीज का इस्तेमाल करें, तो आगे जाओ, तुम्हें बाय यूजिंग नजर आ रहा है, यूजिंग नजर आएगा या उसके रिश्तेदार नजर आएंगे, सर्कल करो, टिक लगाओ, यूज मिल गया आपको, बस 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 मिल गया भाई, आवाम को मिल गया यूज, यूज ऑफ सेफ्टी नेट्स। तो अब आप जवाब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग तीन वर्ड्स लिखने की इजाजत है, तो आप लिखेंगे यूज ऑफ सेफ्टी नेट्स, यूज ऑफ सेफ्टी नेट्स। अच्छा, अब यहां देखो लिखा हुआ है लैडर्स, तो अब हम भी जाएंगे लैडर्स पर, ये आ गया लैडर्स। फिर कहते हैं दे शुड ओनली बी यूज्ड फॉर, they should only be used for which does not take a long time। देखो गलती करने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पर, पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। सर ने कहा था प्रेपोजिशन पे नजर रखो, सर जवाब है शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस, कुछ लिखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ लिखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस, बताओ क्या लिखोगे, शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट ड्यूरेशन मेंटेनेंस, बताओ माइक में बताओ क्या लिखोगे। The short duration. Short. Short duration. Touching a pain. Does not take long time. Maintenance. Short duration. अब देखें हो गई ना गलती, शॉर्ट ड्यूरेशन। अब सर ने पूछा क्या लिखेंगे, तो फॉरन सर शॉर्ट ड्यूरेशन, अरे शॉर्ट ड्यूरेशन तो उसने लिख दिया है, डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम। सर जी हम तो आपके चाहने वाले हैं, हमने तो फॉर को देखा जवाब लिख दिया, तो मेरे चाहने वाले ना आगे भी पढ़ते हैं, विच डज नॉट टेक अ शॉर्ट लॉन्ग टाइम, तो वो तो हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन। मेंटेनेंस वर्क such as touching up paint, कहते हैं these should only be used for। तो अब देखो इस जो मैंने डेटा हाईलाइट किया हुआ है उसका तुम्हें शॉर्ट ड्यूरेशन तो मिल गया, अब सिर्फ तुम्हारा एक वर्ड बचा, बताओ वो क्या है। Maintenance. बस, Maintenance. मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ये लिखना है,
तो देखो ये अक्सर पेपर में ऐसा करते हैं कि आपको कुछ वर्ड्स लिख कर दे देते हैं और आप प्रेपोजिशन को फॉलो करके गलती कर देते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन तो लिख दिया उसने, तो बचा सिर्फ मेंटेनेंस। वो यूज फॉर मेंटेनेंस वर्क लिख लो, तुम पूरा लिख लो मेंटेनेंस वर्क चलेगा। मेंटेनेंस वर्क विच डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, विच डज नॉट टेक अ मेंटेनेंस वर्क लिख लें आप, मेंटेनेंस वर्क। ठीक है भाई। चले उसके बाद ये आ गई आपके पास डिटर्मिनर आ गया। डिटर्मिनर डिटर्मिनर डिटर्मिनर, ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड इन दियर डैश एंड डैश यूज। अब देखो ट्रेनिंग का वर्ड तुम्हें कोई ना कोई फैमिली वर्ड मिलता है, ये मिला ट्रेनिंग का फैमिली वर्ड। ये स्टाइल है इन लोगों का राइटिंग का, तुम्हें ट्रेनिंग वहां लिख कर दिया, यहाँ ट्रेनिंग उसका फैमिली वर्ड आ गया। अब आगे चलो, देखो तुम्हें एंड लिखकर दिया है ना, तो तुम्हें एंड लिखकर यहां पे दिया है, तो तुमने कहा सर यूज तो मिल रहा है एंड सेफ यूज ऑफ लेटर्स, तो वहां समराइज टेक्स्ट होती है, यहां तुम्हें ये डाटा बड़ा लिख कर दिया, वहां उसकी समरी लिख कर दी है। तो अब तुम्हें एंड मिल गया तो बस तुम्हें जवाब भी मिल गया। वहां पर लिखा हुआ है इन देयर, यहां लिखा हुआ है इन द, एंड योर आंसर इज इन द सिलेक्शन। इन द सिलेक्शन, ये इनका टेम्पलेट है। उसके बाद देखो रेगुलर, सर रेगुलर मिल गया सर, ये रहा रेगुलर। अब रेगुलर जवाब में क्या बेसिस लिखोगे, रेगुलर क्या, रेगुलर क्या, रेगुलर डैश, तो तुम आगे पीछे पढ़ो। देयर शुड बी इंस्पेक्शन ऑफ लेडर्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर क्या, रेगुलर इंस्पेक्शन। आ गई बात समझ, रेगुलर इंस्पेक्शन। आगे चलिए, अब आप क्या लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कैन गेट ईच वीक, हर हफ्ते, हमें हर हफ्ता चाहिए और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। तो तुमने यहां पर हर हफ्ता देखना है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट देखना है। देखें 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 देखें, मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल गया, मैक्सिमम अमाउंट और अ वीक इज इक्वल टू पर वीक। और आपको ये पता है कि यहाँ पर हमें अमाउंट लिखना है, ये लिखा हुआ है, पाउंड्स का सिंबल है, आपने फॉरन मैक्सिमम अमाउंट पकड़ लिया 140.98। ये सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बस लिख देना है 140.98। अब यहां लिखा हुआ है देखो, नेगेटिविटी मैचेस विद नेगेटिविटी। मेरी टिप्स नोट किया करो, नेगेटिविटी मैचेस विद नेगेटिविटी, जहां नेगेटिविटी होगी वो नेगेटिविटी के साथ जाकर मैच होगी। तो तुम देखो तुम्हें आगे कहीं नेगेटिविटी नजर आ रही है, तुम देखो तुम्हें कहीं पर नेगेटिविटी नजर आ रही है, तुम्हें जहां नेगेटिविटी नजर आ रही है, जो चीज तुम्हें नेगेटिव में नजर आ रही है वहां सर्कल कर दो, सर ये है नेगेटिव, ये चीज लुबना छा गई आप, सर डज नॉट। ये कौन सी आयशा अब्बास, ये कौन सी नेगेटिविटी है, स्टॉप्ड। भाई नेगेटिविटी, नेगेटिव वर्ड्स हो ना, स्टॉप रिसेंटली, ये कौन सी नेगेटिविटी है। वो देखो पूरी आवाम कहाँ जा रही है, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी मैचेस विद नेगेटिव वर्ड्स, इट डज नॉट। अब जब तुम्हें ये वर्ड मिल गया, तुमने सर की इस बात को याद रखना है कि सर ने कहा था नेगेटिविटी, तो डज नॉट मिल गया, लिखा हुआ है बीइंग डैश फॉर अ टाइम does not necessarily mean that a woman will not be eligible for maternity allowance. तो कहते हैं you may still qualify if you have recently stopped working. It does not matter, does not mean if you had different jobs, और मैंने कुछ हफ्तों पहले बताया था कि जो पीरियड्स का वर्ड है वो टाइम से मैच होता है। लिख लो, ये बहुत दफा रिपीट होता है, पीरियड्स इज इक्वल टू टाइम्स। टाइम, टाइम भी हो सकता है, एस भी लगा सकते हैं, टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। when you were unemployed, अब जवाब में लिखेंगे being unemployed for a time, being unemployed for a time, जवाब आपका दुरुस्त हुआ, being unemployed for a time। yes मारिया, हमें नजर आ गया है, थैंक यू वेरी मच। being unemployed for a time, अब उड़ते हुए जाइए, in order to claim स्मॉल अर्निंग एग्जामिशन सर्टिफिकेट ढूंढो, एग्जाम, एग्जाम,
स्मॉल अर्निंग एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट ढूंढ कर लाओ। ये लो, ठीक है भाई, ये मिल गया आपको। जब आपको ये मिल गया स्मॉल एग्जाम, बस उसी के आगे पीछे जवाब है आपका। अब आप देखें और लिखा हुआ है, जी सर लिखा हुआ है, और ऊपर देखो डाटा में भी और लिखा हुआ है, जी सर लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है, आ लिखा हुआ है सर। तो बस टेंशन किस बात की है, आप पे स्लिप। ठीक है बेटा, आगे चलो। इन ऑर्डर टू क्लेम अ वुमेन में नीड टू प्रोवाइड अ, in order to claim as the evidence of due date, as evidence of the due date, a woman may need to provide evidence of due date। देखें कहीं पर ड्यू डेट है, जी सर ड्यू डेट है, तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको, क्या प्रोवाइड करना, प्रोवाइड a proof of your income and proof of the baby's due date such as a doctor's letter। और उसके बाद पेमेंट में बी अफेक्टेड बाय डिफरेंस इन समवंस, अपोस्ट्रोफी लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफी को ढूंढो जाकर, अपोस्ट्रोफी को ढूंढो, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं मिला सर, अपोस्ट्रोफी नहीं मिला, तो फिर जाओ पेमेंट का वर्ड ढूंढो, नहीं सर ये भी नहीं मिला, देख लो आंखें खोल लो, नहीं मिला, पक्की बात है। डिफरेंसेस देख लो, डिफरेंसेस, अफेक्टेड, डिफरेंसेस, चेंजेस, और अपोस्ट्रोफी नहीं मिला तो देखो उसका जुड़वा भाई मिल गया डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और अपोस्ट्रोफी एक ही गली में रहते हैं, डिटर्मिनर और अपोस्ट्रोफी एक ही गली में रहते हैं। डिफरेंसेस इन चेंजेस टू योर circumstances, payments may be affected by differences, changes, differences is equal to changes in someone's circumstances। आ गई बात समझ? चलिए अब एकेडमिक पे चलते हैं, एकेडमिक के पास चलते हैं। ये आपके पास ब्लैंक्स आ गई, एकेडमिक का पेपर आपके सामने है। एकेडमिक में भी वही होता है भाई जो अभी हमने किया है। चले, द लीव्स ऑफ द ट्री आर, मुझे लीव्स चाहिए, मुझे ट्री चाहिए, आर, और मुझे आगे लिख कर दे दिया उसने शेप। नर्सरी में चले जाओ अपनी क्लास में, नर्सरी में तुमने जो जो शेप्स पढ़ी थी वो सब अपने जहन में ले आओ, और तुम देखो तुम्हें ट्रीज मिले, लीव्स मिले, तो देखो तुम्हें कहाँ मिलेंगे। देखो तुम्हें यहाँ पर लीव्स भी मिल रहा है, ट्री भी मिल रही है, और देखो तुम्हें कहीं पर यहाँ लिखा है ना द ट्री इज थिकली, और इसी के अंदर तुम्हें जवाब भी मिल रहा है। लगा दो, सर्कल कर दो, क्या लिखोगे, कौन सा शेप लिखोगे, ये चीज मलाइका छा गए यहाँ, ये बस ओवल, आपका जवाब आ गया। कितनी देर लगी आपको, पढ़ना तो है ही नहीं ना, पढ़ना तो है ही नहीं, पढ़ोगे तो गलती करोगे। अब कहते हैं द डैश सराउंड्स द फ्रूट, द डैश सराउंड्स द fruit and breaks when the fruit is ripe। the dash surrounds, अब जो भी वर्ड होगा वो सिंगुलर में होना है। अब लिखा हुआ है the fruit is encased in a flesh husk। अब encase का मतलब क्या है, सराउंड, encase का मतलब क्या है, सराउंड, तो किसके सराउंड होता है ये, द फ्रूट सराउंड्स द फ्रूट, क्या चीज, एक वर्ड लिखने की इजाजत है, तो बताओ क्या लिखोगे, सर्कल करो, फ्लैश लिखोगे या हस्क लिखोगे, हस्क, द हस्क सराउंड्स द फ्रूट, द हस्क, हस्क हस्क, मान ली बात, मान ली, बस अब हम हमारी जज्बाती हो जाती है। द डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्पाइस नटमेग, the covering known as the aril is used to produce dash। the dash is used to, अब आगे चलें, when the fruit is ripe the husk is split half to length of the fruit, inside a purple, inside is a purple brown shiny seed, उस centimeter 2.3 centimeter long by about 2 centimeter, surrounded by a lacy red or crimson covering called an aril। These are
two sources of spice, two spices, nutmeg and mace. The former being produced from the dried seed and the later from the arrel. तो अब वहां लिखा हुआ है the dash is used to produce spice nutmeg. तो बताइए क्या चीज इस्तेमाल होती है स्पाइस नटमैग, लिखा हुआ है स्पाइस नटमैग एक। और फिर वो कहता है द कवरिंग नोन एज द एरल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस, और फिर दूसरी चीज क्या है मेज, और यहां क्या है कवरिंग नोन एज एरल, इससे क्या बन रहा है, और यहां क्या है सीड। बताओ नंबर 3 में क्या लिखोगे, माइक में बता दो। Sir, seed. Dry, Seed. Seed. The seed dry is seed. the seed is produced. So number 3 में seed और number 4 में maize. 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 Seed. Maize. ये लैंग्वेज का रूल होता है, जो चीज पहले होती है, अब जैसे सीड पहले तो उसके साथ स्पाइस नटमैग मैच हो रही है, उसके बाद एरल बाद में है तो उसके साथ मेइस मैच हो रहा है, और फिर उसने आगे लिखा हुआ भी है द फॉर्मर प्रोड्यूस फ्रॉम द ड्राइड सीड एंड द लेटर फ्रॉम द एरल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ब्लैंक्स खत्म हो गई नहीं, बीच में ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन आ गए, उसके बाद फिर आपके पास मिडिल एजेस आ गई, फिर आपके पास ब्लैंक्स आ गई, उड़ते हुए चले मिडिल एजेस आपको मिल गई, मिडिल एजेस मिल गया। अब यहां लिखा हुआ है नटमैग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द, कौन लेकर आया था, कौन लेकर आया था, और यहां दा लिखा हुआ है तो आपने आगे पढ़ा। Throughout the period, the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. तो आप अपना जवाब फौरन लिख देंगे, सर्कल कर दीजिए, टिक लगा दीजिए। Nutmeg was brought to Europe by the, दा भी लिखा हुआ है तो आपके पास क्लू आ जाता है, by the Arab, by the Arab, मान लिया बेटा। आगे चलिए, अब कहाँ जाना है, अब हमें जाना है, अब हमें जाने 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी में डिमांड फॉर अ नटमैग ग्रू एज इट वाज बिलीव्ड टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज नोन एज। हमें कोई डिजीज का वर्ड चाहिए, देखो तुम्हें कोई डिजीज का वर्ड नजर आ रहा है, तुम्हें 15th सेंचुरी नजर आनी चाहिए, और तुम्हें कोई डिजीज नजर आना चाहिए। देखो डिजीज नजर आया, डिजीज 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 डिजीज, तुम्हें डिजीज नजर आना चाहिए, तुम्हें डिजीज नजर आना चाहिए, तुम्हें डिजीज मिल गया, सबसे पहले मिला नाइला को, वेरी गुड नाइला, यू इट द बुल्सआई, डिजीज डिजीज। अब कौन सा डिजीज नोन एज द, अब आगे पीछे देखो कौन सा डिजीज, बचपन से पढ़ा है हमने इस डिजीज के बारे में, ये लुबना ने सर्कल कर दिया, किन्जा को भी मिल गया, ये है टाउन की बीमारी जिसे आप लोग कहते हैं प्लॉक, PLAGUE डिजीज। देखो ये इस तरह, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी में लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड नटमैग प्रोटेक्शन टू फ्यू एरियाज। तो हमें 17th सेंचुरी चाहिए, और 17th सेंचुरी के अंदर ये 1621 आ गया, देखो 1621 आ गया। अब तुम पहले इस बात को स्कैन करके दो मुझे, फ्यू एरियाज कहां लिखा हुआ है, फ्यू एरियाज, फ्यू एरियाज, ये चीज नाइला को सबसे पहले मिला, अब सना को भी मिल गया, फ्यू एरियाज सही है। अब आगे चलो, बस 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 सब्र करो। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, क्या पुट डैश ऑन नटमैग टू अवॉइड इट बीइंग कल्टीवेटेड आउटसाइड द आइलैंड। इन्होंने ऐसा क्या किया कि वो उसकी कहीं और कल्टीवेशन ही ना हो। तो कल्टीवेशन का ताल्लुक देखो फर्टिलिटी से होता है, फर्टाइल है। अब तुम देखो आगे पीछे इन्होंने क्या किया कि ये कहीं और जाकर, इन्होंने क्या किया, पुट डैश, क्या डाल दिया इसके ऊपर, पुट डैश ऑन नटमैग, ये चीज आयशा अब्बासी में छा गई। पुट डैश, पुट लाइम ऑन नटमैग, फरवा, गुड आंसर, पुट लाइम ऑन नटमैग, पुट लाइम ऑन नटमैग। अब मुझे चाहिए ब्रिटिश, आइलैंड ऑफ डैश फ्रॉम द ब्रिटिश, आइलैंड का नाम चाहिए और ब्रिटिश चाहिए। पहले ब्रिटिश 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 ब्रिटिश, रुक जाओ सबर करो,
ब्रिटिश ब्रिटिश सर, ये रहा ब्रिटिश। अब मुझे आगे पीछे देखो कौन सा आइलैंड है जिसका नाम जो भी होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ये बात याद रखना, कॉमन सेंस होता है। आइलैंड ऑफ अ सिल्वर लैंड कॉल्ड, अब नाम इतना इन्होंने ऐसे लिख कर दिया है कि बच्चा सोच नहीं सकता कि ये नाम हो सकता है। रन, भाग, भागो बेटा भागो। अ सिल्वर कहता है वन ऑफ द बेंडा आइलैंड, अ सिल्वर ऑफ लैंड कॉल्ड रन, और कहता है फाइनली ऑब्टेन्ड द आइलैंड ऑफ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। अच्छा, जो चीज हम छुपके छुपके लेकर जाते हैं, आप कराची से दुबई जा रहे हैं और छुपके छुपके आप कुछ लेकर जा रहे हैं, लिखा हुआ है प्लांट्स प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू, तो देखें उसका कोई ऐसा वर्ड नजर आ रहा है, छुपके छुपके आप कुछ लेकर जा रहे हैं, नजर आया ये चीज? आयशा, यू हिट द बुल्स आई। स्मगलिंग, स्मगलिंग कहाँ गया? देखिए स्मगल्ड, कहाँ स्मगल्ड हुआ? जगह बताओ, जगह बता दो, कौन सी जगह पर स्मगल्ड हुआ? मोरेशियस, सीक्रेटली टेकन टू मोरेशियस। और फिर लिखा हुआ है आगे प्लांटेशन वर डिस्ट्रॉयड बाय आ। 1778 पे चले जाओ। सही है बेटा, मान लिया मोरेशियस, तुम लोगों ने तो हद कर दी। तुम लोगों को एक्टिव रखने के लिए मैं टिक लगाने का ऑप्शन देता हूँ ताकि तुम लोग सो नहीं क्लास में। वैसे हमारी क्लास में कोई सोता नहीं है, हमारी क्लास के बाद सो जाते हैं। चले, यस। अब आप वो 1778 चाहिए, ये रहा 1778। अब जाओ डिस्ट्रॉयड बाय आ, डिस्ट्रॉयड बाय आ, किस चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया? वो कौन सी चीज है जो तबाही लेकर आता है? कौन सी चीज है? 9 डिस्ट्रॉय, वहां पढ़ो पहले। Plantations were destroyed. A volcanic eruption in the Banda Island caused a tsunami that wiped out. Volcanic eruption, आपको 2 वर्ड लिखने पड़ेंगे, आपको 1 वर्ड लिखने की इजाजत है, सुनामी, सुनामी, सुनामी। ठीक है बेटा, आज आपको इसका भी एक असाइनमेंट मिलेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज की रात सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स के नाम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन के बाद मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। कोई सवाल हो तो मुझे जरूर आप व्हाट्सएप कीजिए।